हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 2 के सभी तीनों सवालों को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। हमको कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ है, प्रश्न में p ऑफ x का मान दे रखा है, एक बहुपद है ये। वैसे ही g ऑफ x का मान दे रखा है, यह भी एक बहुपद है। तो हमें ये बोला गया है कि ये जो बहुपद है, ये g ऑफ x, ये बहुपद क्या इस बड़े वाले बहुपद यानी p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए, गुणनखंड होने के लिए हम क्या करेंगे, इस g ऑफ x का जो ये मान है, इसको पहले 0 के बराबर रखकर x का मान निकालेंगे और फिर जो x का मान आएगा उस x के मान को यहाँ से इस बड़े वाले बहुपद में रखेंगे। फिर इसको हल करेंगे। हल करने पे अगर उत्तर में 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया, कुछ और आया, तो फिर गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, p ऑफ x का मान दिया है। p ऑफ x कितना है, 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1। और क्या दे रखा है, और हमें दिया है g ऑफ x का मान, g ऑफ x बराबर x धन 1। तो अगर ये गुणनखंड है तो हम इसके बराबर में 0 रखकर x का मान निकालेंगे और फिर उस x के मान को यहां रखेंगे इस बहुपद में। तो लिखेंगे यदि g ऑफ x बराबर x धन 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो क्या होगा, तो हम यहां से x धन 1 के बराबर में 0 रखेंगे और फिर यहां से x का जो मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा, ऋण 1। इसी तरह का प्रोसेस हमने जो प्रश्न क्रमांक 1 के 4 सवाल थे उसमें भी किया था, सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां से x का जो ये मान निकला ऋण 1, अब हम इस x के मान को दिए हुए बहुपद में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे x बराबर ऋण 1 p ऑफ x में रखने पर, अब p ऑफ x कौन है, ये है p ऑफ x, इसका मान ये है, तो इसमें रखेंगे। तो इसलिए मैंने सीधा शॉर्टकट में लिख दिया p ऑफ x में मान रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर ऋण 1। तो पहले p ऑफ x को लिख देते हैं, p ऑफ x को पूरा लिख देते हैं, ये यहां से p ऑफ x बराबर 2x की घात में 3 धन x की घात में है 2 फिर ऋण 2x धन है, सॉरी ऋण 1 है। ठीक है, अब यहां से x को हटाएंगे, यहां से भी x को हटाएंगे, यहां से भी हटाएंगे और इन x की जगह पर हम ऋण 1 लिखेंगे। तो यहां भी x है, तो पहले शुरुआत यहीं से करेंगे, p और x को हटाकर ऋण 1 लिखा बराबर 2 वैसा का वैसा, ये 2 इससे गुणा में है, x की घात 3 से गुणा में कौन है, 2 है, तो ये गुणा का चिन्ह लगाया। x की घात 3 है, x को हटाकर ऋण 1 लिखेंगे, तो ऋण 1 की घात में हो जाएगा 3, फिर धन का चिन्ह ये वाला, फिर x की घात 2 है, तो यहाँ ऋण 1 की घात 2, क्योंकि x की जगह पर ऋण 1 रख दिया है, ऋण ये 2 वैसा का वैसा, ये 2 का गुणा हो रहा है x में, तो यहाँ लिखेंगे गुणा का चिन्ह, x को हटाएंगे और ऋण 1 को लगाएंगे, फिर ये पीछे ऋण 1 वैसा का वैसा। अब इनको हम हल कर देंगे। यहाँ पर ये 2 वैसा का वैसा गुणा ऋण 1 की घात 3 है, तो उत्तर आएगा ऋण 1, क्योंकि जब इस घात को खोलोगे तो इसको खोलने पे जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, ऋण 1 होगा। कैसे होगा, एक बार यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ऋण 1 की घात जो है वो 3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो जब हल करोगे तो ये ऋण से ऋण कट जाएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, 1 एकम 1, फिर उसमें 1 का गुणा फिर से करोगे तो 1 एकम 1, तो उत्तर आया 1। लेकिन यहाँ ऋण का बच गया एक चिन्ह, तो यहाँ आ जाएगा ऋण, तो ऋण 1 की घात 3 बराबर हो जाएगा ऋण 1। तो यहाँ इस तरह से हमने ऋण 1 की घात 3 को जब घात को खोल के हल किया तो क्या आ जाएगा, ऋण 1। ऋण की संख्या इसलिए मैंने यहाँ पर कोष्ठक लगाया है। अब यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 है, तो ऋण 1 की घात 2 को कैसे हल किया जाता है, ऋण 1 गुणा ऋण 1,
ऋण से ऋण कटेगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 एकम 1। तो ऋण 1 की घात 2 को जब हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, धन का 1 आएगा। तो यहाँ पर ये धन ये हो जाएगा 1, ऋण 1 की घात 2 की जगह पर धन का 1। अब देखिए यहाँ पर ऋण 2 गुणा ऋण 1 है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ऋण 2 गुणा ऋण 1। तो जब इनको हल करेंगे तो ऋण से ऋण कटेगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2। तो ये 2 जो है वो काय का है, धन का है। धन वाली संख्या में धन लगाओ या ना लगाओ वो हमेशा धन की ही होती है। तो अब यहाँ पर ये ऋण से ऋण कटेगा तो उत्तर आएगा धन में, तो 2 एकम 2 धन का हो जाएगा। ये ऋण 1 वैसा का वैसा पीछे की तरफ। अब यहाँ पर 2 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ऋण का 2, ठीक है, 2 एकम 2, लेकिन ये ऋण है तो यहाँ पर ऋण लग जाएगा। ये धन 1 से ये ऋण 1 कट जाएगा तो बचेगा धन का 2। तो अब ये धन 2 और ऋण 2 जो है ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 0, यानी P ऑफ ऋण 1 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0। तो P ऑफ ऋण 1 का मान 0 आ गया। इसका मतलब जो है ये जो g ऑफ x है, g ऑफ x x धन 1, ये क्या है, ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ उत्तर जो है वो 0 आया है। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो फिर ये जो g ऑफ x बराबर x धन 1 है ये इस बहुपद का p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होता। तो हम यहाँ लाइन लिखकर इसको बताएंगे कुछ इस तरह से। अतः g ऑफ x बराबर x धन 1 p ऑफ x का गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने ये लाइन लिख दी है। अतः g ऑफ x बराबर x धन 1 जो है ये p ऑफ x का गुणनखंड है। p ऑफ x मतलब कौन, ये इसका गुणनखंड है। कौन है, ये है। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 कुछ इस प्रकार है और यहाँ पर भी p ऑफ x का मान और g ऑफ x का मान हमें दे रखा है। तो इसको हल करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे हल। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है p ऑफ x का मान कितना दिया है, p ऑफ x बराबर x की घात 3, ये पूरा बहुपद, धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1, और g ऑफ x का जो मान दिया है वो कितना है, x धन 2। तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे कि यदि g ऑफ x बराबर x धन 2 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो अगर ये गुणनखंड है कौन, ये एक g ऑफ x का जो मान है x धन 2, ये अगर इस वाले बहुपद का गुणनखंड है तो क्या होगा, यहां से हम इसको 0 के बराबर रख सकते हैं कुछ ऐसे। तो g ऑफ x तो x धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x धन 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। और x धन 2 के बराबर 0 रखने के बाद यहां से x का जो मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा, ऋण 2। तो यहां से x का मान जो ऋण 2 निकला है, अब हम क्या करेंगे, इस मान को इस p ऑफ x ये जो बहुपद है इसमें रखेंगे जहां जहां x है वहां पर, और फिर हल करेंगे। हल करने पे अगर उत्तर में 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो है इस बहुपद का p ऑफ x का ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर 0 नहीं आया हल करने पे तो फिर ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम मान रख के देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, x बराबर ऋण 2 p ऑफ x में रखने पर, तो पहले p ऑफ x को लिख देते हैं यहां से पूरा यहां पर। तो यहां लिखेंगे p ऑफ x बराबर क्या है, x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, या जो जहां जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पर हम ऋण 2 को रखेंगे। तो p ऑफ ऋण 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी x हटाएंगे ऋण 2 हो जाएगा। यहाँ x की घात 3 है तो ऋण 2 की घात 3, फिर ये धन ये 3 गुणा में है x की घात 2 तो गुणा में ऋण 2 की घात 2 हो जाएगा। फिर ये धन 3 ये वाला
ये लिखा, गुणा में कौन है, x है, तो गुणा में ऋण 2 हो जाएगा और धन 1। हमने x को हटाकर सभी जगह पर जहां जहां x है वहां पर ऋण 2 को रख दिया है। बाकी जो घातें जैसी लगी थी x पे वैसे ही हमने ऋण 2 पर भी घाते को लगाया है। अब इनको हल करेंगे। ऋण 2 की घात 3 है, तो ऋण 2 की घात 3 को हल करेंगे, कैसे होगा, यहां हो जाएगा ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2। ऋण से ऋण कट जाएगा, लेकिन उत्तर में ये वाला ऋण आएगा, तो ये ऋण लगा दिया मैंने। अब 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, तो उत्तर आएगा ऋण 8। यानी ऋण 2 की घात 3 की जगह पर हम ऋण 8 को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इतनी इस जगह पर ऋण 8 आ जाएगा। अब आगे 3 का गुणा होगा ऋण 2 की घात 2 में, तो मैं लिख देता हूँ 3 का गुणा ऋण 2 की घात 2 में। तो ये कैसे होगा, 3 गुणित ऋण 2 की घात 2 मतलब ऋण 2 का गुणा ऋण 2 में, तो ये ऋण से ऋण कटेगा, 2 दूनी 4 और 4 तेरी 12, उत्तर आ जाएगा 12। तो इस इतने पूरे पद की जगह पर हम 12 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इसकी जगह पर लिखेंगे धन 12, क्योंकि 12 वैसे भी धन का ही है और ये धन हमने यहाँ पर लगाया है। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 का गुणा होगा ऋण 2 में, 3 का गुणा होगा ऋण 2 में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये ऋण है तो यहाँ पर भी ऋण आएगा नीचे, तो ये ऋण 6 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने इस पूरे पद की जगह पर ऋण 6। तो इस ऋण की वजह से ये धन हट जाएगा। पीछे कौन है, पीछे धन का 1। अब हम इनको हल करेंगे। ऋण 8 है, यहाँ पर 12 धन का है, यहाँ पर ऋण 6 है और यहाँ धन का 1 है। तो पहले ऋण ऋण की संख्याओं को जोड़ दो, फिर धन धन की संख्याओं को जोड़ दो। 8 और 6 ऋण के 14 हो जाएंगे, ऋण ऋण की संख्याएं जुड़ गई। वैसे ही धन धन की संख्याएं जुड़ जाएगी, 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी धन का 13। अब एक संख्या ऋण की एक संख्या धन की है, तो घटाएंगे तो 14 में से 13 को घटाएंगे, बड़े में से ही छोटे को घटाते। बड़ी संख्या दिखने में अभी 14 है, इसमें से 13 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, ऋण की है, तो उत्तर में भी ऋण आएगा, माइनस आएगा, तो उत्तर आएगा 14 में से 13 गया तो 1, लेकिन ऋण का 1। तो ये हो गया P ऑफ ऋण 2 बराबर ऋण 1। तो यहाँ 0 आया क्या, 0 नहीं आया। अगर 0 होता तो ये जो g ऑफ x का मान है x धन 2, ये इस दिए हुए बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड कहलाता, लेकिन उत्तर में 0 नहीं आया, यहाँ पे ऋण 1 आया है, तो इसका मतलब ये x धन 2 है, ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, अतः g ऑफ x बराबर जो x धन 2 है वो p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो सवाल नंबर 3 है वो अब हम हल करेंगे और इसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो जो हमें प्रश्न में दिया है वो हम लिख देते हैं। दिया क्या है हमें, p ऑफ x का मान दिया है। p ऑफ x बराबर क्या है, ये x की घात 3 ऋण 4 x की घात 2 धन x धन 6, और क्या दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है g ऑफ x। यहाँ लिख देंगे g ऑफ x बराबर x माइनस 3। अब p ऑफ x भी लिख दिया, g ऑफ x भी लिख दिया। हमको पता लगाना है कि क्या ये g ऑफ x जो है ये क्या इस p ऑफ x का गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि g ऑफ x दिए गए बहुपद g ऑफ x बराबर x ऋण 3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो क्या होगा, तो हम इस g ऑफ x के बराबर में 0 रख सकते हैं। तो x ऋण 3
के बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहां से x का मान क्या निकलेगा, x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 3, क्योंकि ये ऋण 3 इधर आएगा तो x वैसा का वैसा, ऋण 3 इधर होके धन का 3 हो जाएगा, x का मान हो गया 3। तो अब क्या करेंगे, तो अब सीधे लिख देते हूं, अब x का जो मान निकला है 3, इसको हम p ऑफ x में रखेंगे, p ऑफ x में रखने पर, तो p ऑफ x कौन है यहाँ पर, p ऑफ x ये है, यहाँ लिख देंगे पहले एक बार p ऑफ x के पूरे मान को, p ऑफ x बराबर, इस पूरे p ऑफ x को यहाँ पर लिख देते हैं, x की घात 3 ऋण 4 x की घात 2 धन x धन 6। अब यहाँ पर इसको लिखने के बाद जहां जहां पर भी x दिखाई दे रहा है उस x को हटाकर उसकी जगह पर 3 को रखेंगे। तो यहाँ p ऑफ x है, शुरुआत यहीं से कर देते हैं, p ऑफ x हटाया 3 को लगाया, यहाँ पर भी x को हटाया 3 को लगाया, x की घात 3 है तो 3 की घात भी 3, ये ऋण वैसा का वैसा, यहाँ 4 वैसा का वैसा, गुणा में है ये 4 किसके, x के घात 2 के, तो x को हटाया 3 को लगाया, घात में 2 है तो यहाँ 3 की भी घात में 2, धन वैसा का वैसा, x को हटाया 3 को लगाया, पीछे धन है फिर 6 है। अब इसको हल करेंगे, 3 की घात 3 है तो 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 का आपसी में 3 में ही 3 बार गुणा, 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 में 3 बार गुणा, 3 3 9 9 3 27, उत्तर आ जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27, फिर ये ऋण 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 का मतलब 3 में 3 का गुणा, यानी 3 3 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 4 का गुणा होगा 9 में, फिर धन 3 और 6 मिलकर हो जाएंगे 9, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 27 ऐसा का वैसा, 9 में 4 का गुणा तो माइनस 9 चौक 36 और धन 9, धन 9, धन की संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, 27 धन का है 9 भी धन का है, दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो 9 और 27 जुड़ने के बाद हो जाएंगे कितने 36, 7 और 9 16 के 6, हसीलाया 1 3 2 और 1 3 36, ये ऋण 36 इसके पीछे लिख देंगे, 36 में से 36 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0। तो ये जो आया है ये किसका मान है, p ऑफ 3 का, तो ये उत्तर आ गया है 0, और गुणनखंड होने के लिए 0 का आना जरूरी होता है, 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये जो g ऑफ x है, x ऋण 3, ये इस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, अतः g ऑफ x बराबर कितना है, g ऑफ x बराबर x ऋण 3 है, p ऑफ x का गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने इस लाइन को लिख दिया है, अतः g ऑफ x बराबर x ऋण 3 p ऑफ x का गुणनखंड है। p ऑफ x कौन है, ये है, तो ये जो है x ऋण 3 ये इस p ऑफ x का गुणनखंड है। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आपको ये जो है तीनों ही सवाल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी है सवालों को समझने में तो अपना जो भी परेशानी है सवालों से संबंधित उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके परेशानियों का समाधान जरूर निकाल पाऊं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।